Welcome everyone. This is Suresh Naryal and you are watching Naryal English classes. I hope you are liking my videos. So today I am going to explain you lesson number 8 of class 10 plus 2 and the name of the lesson is Memories of Childhood. Memories of Childhood means बचपन की याद है. So this lesson has two extracts written by two female writers namely Jitkalasa and Bama. Memories of Childhood. दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ जितकालासा एंड बामा. ये जो लेसन है आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये जितकालासा और बामा की आत्मकथा है. इन दोनों ने अपने जो जीवन में इनके जो कड़वे अनुभव रहे हैं उनको इन्होंने इस लेसन में बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त किया है. दे वर विक्टिम ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन. और ये दोनों ही फीमेल राइटर ये सामाजिक असमानता का शिकार रही, इनके साथ भेदभाव हुआ. So this lesson has two parts. Let us explain the first part of the lesson, the cutting of my long hair by Jitkalasa. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, the cutting of my long hair, ये जितकालासा की आत्मकथा है. जितकालासा वॉज अ विक्टिम ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन. तो जितकालासा सामाजिक असमानता का शिकार हुई, इसके साथ भेदभाव हुआ. शी बिलोंग टू अ ट्राइब ऑफ नेटिव अमेरिकन. जितकालासा अमेरिका की एक मूल निवासी थी और जिस ट्राइब से ये संबंधित थी, इट वॉज अ ट्राइब नोन फॉर ब्रेवरी. ये जो समूह था जिससे जितकालासा बिलोंग करती थी, ये बहादुरी के लिए जाना जाता था. इट वॉज अ ट्राइब ऑफ वॉरियर्स. ट्रेडिशन टू कीप लॉन्ग हेयर. और जिस कबीले से ये संबंध रखती थी वहां ये रिवाज था कि लंबे बाल रखे जाएं. ये जो ट्राइब था इसका मानना था छोटे बाल जो है वो 3 प्रकार के लोगों के द्वारा रखे जाते हैं. शॉर्ट हेयर वॉज बोर्न बाय द 3 काइंड ऑफ पीपल. अनस्किल्ड वॉरियर्स कॉट बाय एनिमी. एक तो जो योद्धा कुशल नहीं हुआ करते थे, अपने फील्ड में अकुशल हुआ करते थे, जिनको दुश्मन पकड़ लेता था, एक तो उनके बाल काटे जाते थे. देन मॉर्नर्स. और दूसरा जो विलाप करने वाले होते थे, जो शोक करने वाले होते थे, उनके बाल काटे जाते थे. जैसे कोई घर में मर गया है तब बाल काटे जाते थे. एंड क्वार्ड्स. और तीसरा मैंने लिखा है कायरों के बाल जो थे वो काटे जाते थे. तो ये इस कबीले का मानना था. सो जितकालासा वॉज अ न्यू स्टूडेंट ऑफ द इंडियन स्कूल. ये एक स्कूल था, वहां पर उसकी ये नई स्टूडेंट थी. ए लार्ज वेल रैंक फॉर ब्रेकफास्ट. तो जितकालासा के स्कूल में जब एक लार्ज बेल बजती थी तो उसका मतलब होता था ब्रेकफास्ट का बुलावा. तो एक वाइट वुमेन जिसके की वाइट हेयर थे वो वहां पर आ जाती और सभी लड़कियों को एक लाइन में पंक्तिबद्ध कर देती ताकि वो ब्रेकफास्ट के लिए चले जाएं. जितकालासा एक्सपीरियंस ऑफ ईटिंग बाय फार्मूला. तो उस स्कूल में डाइनिंग मैनर्स हुआ करते थे कि कब खाना खाना है, किस घंटी पर क्या किया जाएगा. वहां पर एक डेकोरम था, एक डिसिप्लिन था जिसको सभी गर्ल्स फॉलो करती थी. तो जितकालासा ने इसको नाम दिया ईटिंग बाय फार्मूला का. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कूल में एक डेकोरम था जिसको सभी बच्चों को फॉलो करना पड़ता था. जैसे एक लार्ज बेल बजी तो उसका मतलब होता था ब्रेकफास्ट के लिए आ जाना. तो सभी बच्चों को पंक्तिबद्ध किया जाता था एक महिला के द्वारा जिसके सफेद बाल थे. आफ्टर दैट ए स्मॉल बेल टैप्ड मीन्स टू ड्रॉ ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल. उसके बाद एक छोटी घंटी बजती थी जिसका मतलब होता था कुर्सी को मेज के नीचे से खींचना. जितकालासा पुल्ड द चेयर एंड स्लिप्ड इनटू इट. तो जैसे ही जितकालासा ने जब वो स्मॉल बेल जो थी दैट वाज साउंडेड देयर, तो जितकालासा ने क्या किया कि कुर्सी को मेज के नीचे से खींचा और उसके ऊपर वो बैठ गई. शी शाइली बिगेन टू राइज बिकॉज ऑल अदर वर स्टिल स्टैंडिंग. अब जितकालासा बैठ तो गई थी चेयर के ऊपर, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी की सभी लड़कियां वहां पर अभी भी खड़ी हैं तो वो शर्म के मारे फिर से उठना शुरू हुई. एंड व्हेन शी स्टूड और सेकंड बेल रंग. अब जैसे ही वो खड़ी हुई तो दूसरी घंटी बज गई. तो दूसरी घंटी जो थी दी सेकंड बेल साउंडेड मीन्स टू बी सीटेड. अब दूसरी घंटी के बजने का मतलब था कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाना. लेकिन अब जितकालासा उठ खड़ी हुई थी और बाकी की सभी लड़कियां जो थी वो बैठी हुई थी. ऑल द गर्ल्स वर सीटेड.
थर्ड बेल साउंडेड मीन्स टू स्टार्ट ईटिंग। अब वहां पर जो तीसरी घंटी बजती थी तो उसका मतलब होता था कि सभी ने अपना अपना खाना जो है वो शुरू कर देना है। सो एवरीवन पिक्ड अप देयर नाइफ एंड फोक एंड बिगेन ईटिंग। तो सभी ने अपना अपना कांटे छुरियां उठाई और खाना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो फार्मूला था जितकाला सा को ये समझ नहीं आया और वो अपने आप को बहुत ही लज्जित महसूस करने लगी। सो जितकाला सा क्राइड और वो चिल्लाई। इट वॉज अ बिटर एक्सपीरियंस फॉर हर। तो ये जितकाला सा के लिए एक बहुत ही कड़वा अनुभव था जो उसने डाइनिंग हॉल में फेस किया। सो जितकाला सा कुड नॉट एग्री विद ऑल दोज रूल्स। तो ये जो रूल्स थे ईटिंग बाय फार्मूला, इन सभी को जितकाला सा ने नापसंद किया, इनसे वो सहमत नहीं थी। तो जितकाला सा कुड नॉट एग्री विद ऑल दोज रूल्स। लेटर शी वाज इन्फॉर्म्ड बाय हर फ्रेंड जुडेविन दैट द स्कूल अथॉरिटीज वर गोइंग टू कट हर हेयर। लेकिन बाद में जितकाला सा को उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम जुडेविन था, उसने बताया कि उसके जो लंबे बाल हैं उनको स्कूल अथॉरिटी के द्वारा काट दिया जाएगा। क्योंकि जितकाला सा की जो फ्रेंड थी जुडेबिन, उसने एक वाइट वुमन जिसका की जो फेस था दैट वाज पेल, पीला था, उसको कहते हुए सुना था कि उसके बाल जो हैं वो काटे जाएंगे। सो दिस वाज द जितकाला सा एक्सपीरियंस ऑफ ईटिंग बाय फार्मूला। जितकाला सा लॉन्ग हेयर शिंगल्ड। अब क्या हुआ कि उसको जितकाला सा को पता लग गया कि उसके बाल जो हैं वो काट दिए जाएंगे। सो उसके बाल कैसे काटेंगे, अब हम उस एपिसोड को यहां पर डिस्कस करेंगे। सो जितकाला सा लॉन्ग हेयर शिंगल्ड। शिंगल्ड का मतलब होता है काट कर छोटे करना। यहां पर पिक्चर मैंने शो की है, जो गर्दन से जो बाल होते हैं उनको छोटा किया जाता है और ऊपर से थोड़े से बाल जो है वो लंबे रखे जाते हैं। तो ये शिंगल्ड हेयर का इमेज मैंने आपको यहां पर शो किया है। तो जितकाला सा के बाल जो थे वो अब काटे जाने थे। सो जितकाला सा रैन अवे एंड हिड हरसेल्फ अंडर अ बेड इनटू अ रूम। और जब जितकाला सा को उसकी फ्रेंड जुडेबिन ने बताया कि उसके लंबे बाल काटे जाएंगे तो जितकाला सा चुपके से सीढ़ियों के ऊपर से गई और अपने आप को उसने एक रूम में बेड के नीचे छुपा लिया। हाइड, हिड, हिडन। हिड का मतलब होता है छुपाया। द विंडोज वर कवर्ड। और वो जो रूम था उसकी विंडो जो थी दैट वाज कवर्ड विद डार्क कर्टन्स। तो उनको पर्दे लगे हुए थे। एंड इट मेड द रूम वेरी डिम। पर्दे लगने की वजह से कमरे में अंधेरा था। शी हर्ड वॉइसेस। उसको आवाजें सुनाई दी। कॉलिंग हर नेम, जिसमें उसका नाम पुकारा जा रहा था। सम वुमन एंड गर्ल एंटर्ड हर रूम। और कुछ एक औरतों और लड़कियों ने उसके कमरे में प्रवेश किया। समवन रिमूव्ड द कर्टन। और उनमें से ही किसी ने पर्दा हटाया। द रूम वॉज फिल्ड विद लाइट। और कमरा जो था वो रोशनी से भर गया। इट मीन्स कमरे में लाइट आ गई। एंड शी वॉज फाउंड एंड ड्रैग्ड आउट। और जितकाला सा को बेड के नीचे ढूंढ लिया गया और उसको घसीट कर बाहर निकाला गया। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। दे टाइड हर टू ए चेयर। और बाद में जितकाला सा को एक कुर्सी के साथ बांधा गया। एंड कट हर हेयर। और उसके बाल जो थे वो काट दिए गए। सो जितकाला सा स्टॉप्ड स्ट्रगलिंग। और जब जितकाला सा ने बहुत कोशिश कर ली, उसने अपना सर हिलाया, हाथ पांव चलाए, और जब उसने देखा कि अब उसका बचना मुश्किल है तो उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। शी वॉज टेरिबली शॉक्ड। और इससे उसको बहुत ही बड़ा सदमा लगा। टेरिबली मीन भयानक। शी मोर्न्ड फॉर हर मदर। उसने अपनी मां को पुकारा कहराते हुए। बट नो वन केम टू कंफर्ट हर। लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, कोई उसको दिलासा देने नहीं आया। तो ये तो था जितकाला सा के बारे में। अब जितकाला सा से संबंधित एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो हियर आर सम क्वेश्चंस व्हिच कैन बी अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जाम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड जितकाला सा बिहेव इन ब्रेकफास्ट हॉल। तो ब्रेकफास्ट हॉल में जितकाला सा ने कैसे बिहेव किया। तो हमने देखा कि उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था जो ईटिंग बाय फार्मूला रूल था। तो हमने पढ़ा जब फर्स्ट बेल बजी थी तो वो चेयर के ऊपर बैठ गई, जबकि बैठना नहीं था, खड़े रहना था। केवल
कुर्सी को खींचना ही था और सेकंड बेल पे बैठना था तो वो खड़ी हो गई। तो इस तरह से वो बहुत ही लज्जित महसूस किया उसने। तो इस तरह से उसने महसूस किया कि उसने अपनी आज़ादी जो है वो खो दी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड जितकालासा फील व्हेन अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट? तो जितकालासा ने कैसे महसूस किया जब ब्रेकफास्ट के लिए लार्ज बेल जो थी वो बजी? तो जैसे ही लार्ज बेल बजी थी तो सभी लड़कियां जो थी वो पंक्तिबद्ध हो गई थी और उनके जूतों की आवाज चलने की बहुत ही अजीब उसको लग रही थी। सो देयर वॉज एन एनॉइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन वेयर फ्लोर्स। तो जो नंगा फर्श था उसके ऊपर जूतों की एक अजीब सी आवाज उसके कानों में जा रही थी। तो उसने बिल्कुल अजीब सा महसूस किया। ये इसका आप आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज जुडेवन? जुडेवन कौन थी? तो जुडेवन वाज द फ्रेंड ऑफ जितकालासा एंड व्हाट वार्निंग डिड शी गिव टू जितकालासा? तो जुडेवन ने जितकालासा को बताया था कि शी हैड ओवरहर्ड द व्हाइट वुमन सेइंग दैट दे वुड कट हर लॉन्ग हैवी हेयर, कि उसके जो लंबे बाल हैं वो काट दिए जाएंगे। तो ये वार्निंग जुडेवन ने जितकालासा को दी जो उसने उस महिला से सुनी थी। Question number 4, what did जितकालासा do when she heard that her long hair was going to cut? कि जब जितकालासा ने सुना कि उसके लंबे बाल काट दिए जाएंगे तो उसने क्या किया? तो इसका आंसर हमने अभी पढ़ा था कि वो फटाफट से पौड़ियों के ऊपर चढ़ गई और उसने अपने आप को बेड के नीचे छुपा लिया था। Then question number 5, how were जितकालासा hair cut? How did she react आफ्टर दैट? कि जितकालासा के हेयर जो थे वो कैसे काटे गए और बाल कटने के बाद उसने क्या प्रतिक्रिया दी? तो हमने पढ़ा था कि जितकालासा के बाल कैसे काटे गए थे। उसको कुर्सी के ऊपर बांध दिया गया था। जितकालासा वॉज टाइड फास्ट इन ए चेयर एंड शी केप्ट शेकिंग हर हेड एंड क्राइड। वो अपना सर हिलाती रही और चिल्लाती रही। वट शी फेल्ट द ब्लेड्स ऑफ सीजर अगेंस्ट हर हेड, और उसने अपने सिर के ऊपर कैंची के जो ब्लेड्स होते हैं उनको फील किया और उसके बाद उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया और शी स्टॉप्ड स्ट्रगलिंग। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड जितकालासा मदर टेल हर अबाउट हर लॉन्ग हेयर? जितकालासा की मदर ने उसको लंबे बालों के बारे में क्या बताया था? तो जितकालासा की मदर ने बताया था कि उनका जो ट्राइब है उसमें लंबे बाल रखना एक बहादुर वीरों की निशानी है और कटे हुए बाल कायरों की निशानी है और विलाप करने वालों की निशानी है, और जिन लोगों को दुश्मन के द्वारा बंदी बना लिया जाता है उनके बाल काटे जाते हैं। तो ये जितकालासा की मां ने उसको बताया था। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वर इंडियन गर्ल्स ड्रेस्ड? कि जो भारतीय लड़कियां थी उन्होंने क्या पहना हुआ था? सो इंडियन गर्ल्स वर इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस। तो जो भारतीय लड़कियां थी उन्होंने चिपके हुए कपड़े पहने थे। क्लिंगिंग का मतलब होता है टाइट क्लोज, बिल्कुल चिपके हुए वस्त्र पहने थे और स्टिफ शूज डाले हुए थे। तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वाज जितकालासा फाउंड अंडर द बेड? जितकालासा बेड के नीचे कैसे मिली थी? तो हमने अभी पढ़ा इसका भी आंसर कि किसी ने पर्दा जो था, समवन हैज रिमूव्ड द कर्टन, किसी ने पर्दा हटा दिया था एंड द रूम वॉज फिल्ड विद लाइट, कमरा लाइट से भर गया एंड शी वॉज फाउंड अंडर द बेड एंड ड्रैग्ड आउट। उसको बेड के नीचे पाया गया और घसीट के बाहर निकाला गया। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस related to first part of the lesson. Now let us explain the second part of the lesson. We too are human beings by Bama. Now who was Bama? Bama was a Tamil Indian woman belong to Dalit community. Bama जो थी वो भारतीय मूल की महिला है और तमिलनाडु से संबंधित है और ये दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। She had never heard of the word untouchability during her childhood. तो जब ये छोटी थी तो इसने अपने बचपन में ये जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत, अनटचेबिलिटी मीन छुआछूत, जो हम लोगों से जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं उसके लिए वर्ड है अनटचेबिलिटी। तो उसने इस शब्द के बारे में बचपन में नहीं सुना था। सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हर लाइफ मेड हर फील दैट शी वॉज बोर्न इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। उसके जीवन में कुछ एक ऐसी घटनाएं घटी जिससे उसको ये पता चला कि वो एक अनटचेबल फैमिली से संबंध रखती है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का मतलब होता है जो समुदाय हाशिए पर हो, जिस कम्युनिटी से भेदभाव हो
उसके लिए वर्ड है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, चाहे वो जातीय भेदभाव हो चाहे रंग भेदभाव हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। शी फर्स्ट केम टू नो अबाउट अनटचेबिलिटी। अगर हम बामा की बात करें तो सबसे पहले उसे छुआछूत के बारे में कब पता चला? व्हेन शी वॉज स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, जब वो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। शी वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एक बार वो स्कूल से घर जा रही थी। हर होम वॉज अ 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम हर स्कूल, और उसके घर की बात करें तो वो स्कूल से मात्र 10 मिनट की दूरी पर था। बट इट टुक हर फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू रीच, लेकिन बामा जो थी वो घर पहुंचने के लिए आधे घंटे से लेकर 1 घंटा तक लगा देती थी। बामा गोट अट्रैक्टेड टू मैनी थिंग्स ऑन हर वे बैक, लाइक द परफॉर्मिंग मंकी, पपेट शो, स्ट्रीट प्लेज, पब्लिक मीटिंग। बामा रास्ते में बहुत सारी चीजों से आकर्षित होती थी, जैसे कोई बंदर नाच हो रहा हो, या कोई सपेरा बीन बजा रहा है, या कोई कठपुतली का शो चला हुआ है, फिर स्ट्रीट प्ले जो होते थे उनको देखने के लिए बामा रुक रुक कर चलती थी। पब्लिक मीटिंग हुआ करती थी, कोई नेता भाषण दे रहा है या फिर कोई सपेरा जो है वो बीन बजा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए वो धीरे धीरे रुक कर चलती थी। इस वजह से उसको घर पहुंचने के लिए ज़्यादा समय लग जाता था। She saw an elderly man carrying a small packet containing some eatables by string without touching it. तो उस दिन बामा ने देखा कि उसके समुदाय का एक बड़ा व्यक्ति जो है वो एक छोटा सा पैकेट जो है वो लेकर आ रहा है, लेकिन उसने पैकेट को टच नहीं किया है, वो उसको रस्सी के साथ लटका कर आ रहा है। बामाज ब्रदर डीप इंप्रेशन ऑन हर। तो ये बात जब बामा ने अपने बड़े भाई को बताई, बड़े भाई को तमिल में अनन कहते हैं, तो जब उसने ये बात बताई तो बामाज ब्रदर टोल्ड दैट लैंडलॉर्ड वाज बिलीव्ड टू बी ऑफ अपर कास्ट। तो बामा के ब्रदर ने बताया कि ये जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड मीन जमींदार, ये ऊंची जाति का है और हमारे समुदाय का बड़ा आदमी इसी के लिए पैकेट को लेकर जा रहा है रस्सी से पकड़कर। दी दलित्स वर नॉट सपोज टू टच देम। और ये जो दलित कम्युनिटी है, इट मीन्स हमारा जो समुदाय है वो इन चीजों को टच नहीं कर सकता, जो खाने की चीजें हैं इनको टच नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे वो पोल्यूट हो जाएगा, इससे वो दूषित हो जाएगा। दैट वॉज वाई एल्डर हैड टू कैरी द पैकेट वाई इट्स स्ट्रिंग। और यही वजह थी कि जो उनके समुदाय का बड़ा व्यक्ति था उसको पैकेट को स्ट्रिंग से लेकर आ रहा था, एक रस्सी से उसको उसने बांधा हुआ था। बामा फेल्ट एंग्री। बामा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। शी सेड वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। उसने बताया कि हम भी आखिरकार इंसान है। वी शुड नेवर वो लो बिफोर दीज फेलोज। और उसने ये बोला कि हमें इन लोगों के सामने नहीं झुकना चाहिए। वी शुड वॉक इन देयर फील्ड्स। हमें उनके खेतों में काम करना है। टेक होम अवर वेजेस। हमें अपना मेहनताना लेना है, मजदूरी लेनी है। एंड लीव इट एट दैट। और बस इतना ही। हर ब्रदर अन्ना, उसका बड़ा भाई जिसको वो अन्ना कहती है, वो वाज स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, टोल्ड बामा, उसने बामा को बताया दैट इफ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, कि यदि हम अच्छी पढ़ाई करते हैं और तरक्की करते हैं, वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज। हम इस अपमान से बच सकते हैं। इंडिग्निटीज मीन अपमान। इफ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन पीपल विल रिस्पेक्ट यू। यदि तुम अपनी पढ़ाई में सबसे आगे हो तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, लोग तुम्हारे मित्र बनेंगे। बामा फॉलोड हिज वर्ड सीरियसली एंड स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। तो बामा ने अपने भाई की जो एडवाइस था उसको बहुत ही गंभीरता से लिया और वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई। इस तरह से बामा के बहुत सारे फ्रेंड बन गए। सो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ बामाज ब्रदर ऑन हर लाइफ। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन, memories of childhood, and it was we too are human beings. So there are some important questions related to this part of the lesson. Question number 1, what does Bama say about untouchability when she was in class 3? तो जब वो क्लास 3 में थी तो वो अनटचेबिलिटी में क्या कहती है? तो उसने ये बताया कि उस वक्त उसको अनटचेबिलिटी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। She was totally unaware about untouchability when she was in class 3.
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड बामा टेक 30 मिनट्स टू रीच होम? बामा को 30 मिनट घर पहुंचने के लिए क्यों लग जाते थे? तो इसका आंसर आएगा बिकॉज देयर वर सो मेनी थिंग्स विच अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ बामा। तो उसमें आप वही चीजें मेंशन करेंगे जैसे स्नेक चार्मर प्लेइंग द वीणा, और जो पपेट शो है, या फिर स्पीचेस मेड बाय द पॉलिटिशियंस। तो ये सारी चीजें आप उसमें लिखेंगे। हाउ डज बामा डिस्क्राइब थ्रेशिंग सीन? थ्रेशिंग सीन को कैसे वो डिस्क्राइब करती है? थ्रेशिंग का मतलब होता है अनाज को अलग करना। तो पुराने टाइम में थ्रेशिंग कैसे की जाती थी? जब थ्रेशिंग मशीनें नहीं हुआ करती थी तो बैलों के साथ थ्रेशिंग का काम लिया जाता था। तो उसने उस सीन को कैसे डिस्क्राइब किया है? सो शी सा दैट ए थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप, द लैंडलॉर्ड सैट इन वन कॉर्नर एंड वॉच द प्रोसीडिंग। तो जमींदार जो था वो एक किनारे पर बैठकर सारा काम देखता रहता था, और जो बामा के समुदाय के लोग थे वो वहां पर कड़ी मेहनत करते थे। दे वर ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड। तो बैल जो थे वो जोड़ी में चक्कर काटते थे और अनाज को अलग करते थे। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड बामा वांट टू लाफ ऑन सीइंग द मैन ऑफ हर स्ट्रीट? बामा अपनी गली के आदमी को देखकर क्यों हंसना चाहती थी? क्योंकि उस आदमी ने बढ़ई का जो पैकेट था उसको बड़े ही अजीब तरीके से बिना टच किए हुए एक रस्सी के साथ लटकाया हुआ था। तो बामा को ये सब देखकर हंसी आ रही थी। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द एल्डर हैंड ओवर द पैकेट टू लैंडलॉर्ड? तो उसके समुदाय का जो बड़ा व्यक्ति था उसने जमींदार को पैकेट कैसे सौंपा? तो उसने बहुत ही आदर पूर्वक झुककर उसको पैकेट सौंपा था। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड अन्ना टेल बामा अबाउट द एल्डरली कैरिंग अ पैकेट? तो अन्ना ने बामा को उस बड़े आदमी के बारे में क्या बताया जो पैकेट ला रहा था? तो अन्ना ने उसको बताया था कि ये कोई मजाक नहीं है, इट वॉज नॉट ए फन, इट वॉज ड्यू टू अनटचेबिलिटी विच वॉज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। अनटचेबिलिटी की वजह से वो आदमी जो है वो पैकेट को नहीं छू रहा है, बिकॉज इट विल पोल्यूट द ईटेबल विच इज इनसाइड द पैकेट, क्योंकि जो बढ़ई उस पैकेट में है उसको ये पोल्यूट कर देगा और फिर जमींदार उसको नहीं खा सकता। तो देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ अन्ना's वर्ड टू हर? तो ये भी क्वेश्चन हमने अभी किया कि अन्ना के शब्दों का बहुत गहरा प्रभाव बामा के ऊपर पड़ा और उसने बहुत मेहनत की और क्लास में वो फर्स्ट आई। नो लेट अस सी सम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। द टू अकाउंट्स दैट यू रेड above are based on two distant cultures. What is the commonality of theme found in both of them? तो ये जो लेसन आपने पढ़ा इसमें दो कल्चर बताए गए हैं, एक अमेरिकन कल्चर है और दूसरा आपका इंडियन कल्चर है। तो इन दोनों में समानता क्या थी? तो हमने पढ़ा कि जो दो अकाउंट थे, दीज टू अकाउंट्स आर द चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ डिफरेंट राइटर्स। एक तो जितकाला सा हो गई और दूसरी बामा हो गई। जितकाला सा इज ए नेटिव अमेरिकन वुमन एंड शी इज अ फेमस राइटर। द अदर इज बामा, शी इज अ दलित वुमन ऑफ तमिलनाडु। तो दोनों ही फेमस राइटर हैं। दो दीज टू वुमेन बिलोंग टू डिस्टेंट लैंड एंड डिफरेंट कल्चर। दोनों महिलाएं यद्यपि बहुत ही दूर दराज से हैं और दोनों के कल्चर अलग अलग हैं, फिर भी इन दोनों में एक समानता है। देयर इज ए कॉमनलिटी बिटवीन दीज टू वुमेन। इन दोनों में एक समानता है, येट देयर आर मेनी सिमिलरिटी इन देयर लाइफ स्टोरीज। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू लोअर कास्ट ऑफ सोसाइटी। अब दोनों ही अपने सोसाइटी में लोअर कास्ट से संबंधित हैं। बोथ ऑफ देम वर इग्नोर्ड एंड इल ट्रीटेड बाय अपर कास्ट। और दोनों के ही साथ दुर्व्यवहार जो है वो ऊंची जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, हु आर इन मेजोरिटी, क्योंकि उनकी वहां संख्या ज्यादा है। सो दे सफर एट हैंड्स ऑफ रिच एंड पावरफुल। तो वो अमीर और शक्तिशाली लोगों के हाथों से पीड़ित हैं। दी वाइट पीपल ऑफ अमेरिकन डोमिनेट द नेटिव अमेरिकन। तो जो गोरे लोग हैं अमेरिका के, वो वहां के जो मूल निवासी हैं उनको दबाते हैं। डोमिनेट का मतलब होता है अपना वर्चस्व शो करना। दे सब्जेक्ट देम टू इंसल्ट, वो उनका अपमान करते हैं। जितकाला सा लॉन्ग हेयर वॉज कट अगेंस्ट हर विल, क्योंकि जितकाला सा के लंबे बाल उसकी मर्जी के खिलाफ काटे गए। दिस वॉज अगेंस्ट वैल्यूज ऑफ कल्चर, और ये जो कल्चर था छोटे बाल रखना, ये जितकाला सा की लाइफ में उनके ट्राइब में नहीं अच्छा समझा जाता था। बामा बिलोंग टू ए लो कास्ट सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु, और उसके बाद अगर बामा की बात करें तो वो नीची जाति से संबंधित है तमिलनाडु में। इन हर चाइल्डहुड शी saw that the people of upper caste ill treated the दलित people। तो उसने देखा था कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो दलित लोगों को दबाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इट वॉज अनफेयर एंड अनजस्ट। उसको लगा कि ये बिल्कुल अनुचित है, अन्याय है।
इट हर्ट द माइंड ऑफ बामा डीपली, और इससे बामा को बहुत ही गहरी चोट लगी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का, इट मे टेक ए लॉन्ग टाइम फॉर ऑपरेशन टू बी रजिस्टर्ड, कि जो कोई आदमी पीड़ित है वो उसका विरोध करने में लंबा समय ले सकता है, उसके लिए देरी हो सकती है। बट द सीड्स ऑफ रिवेलियन, रिवेलियन मीन विद्रोह, परंतु जो विद्रोह के बीज होते हैं दैट आर सोन अर्ली इन लाइफ, वो जीवन के शुरू में ही बीज दिए जाते हैं। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं? दैट इनजस्टिस इन एनी फॉर्म, कि अन्याय चाहे किसी भी रूप में हो, दैट कैनॉट एस्केप बीइंग नोटिस्ड इवन बाय चिल्ड्रन, वो बच्चों से नहीं बच सकता, बच्चे उसको एकदम से पहचान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, एल्डर्स बिकम यूज्ड टू द काइंड ऑफ लाइफ दे हैव बीन लिविंग, तो जो बड़े लोग होते हैं उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके वो आदी हो जाते हैं, तो वो तो इतना विरोध नहीं करते हैं। दे स्टॉप ग्रम्बलिंग और प्रोटेस्टिंग बिकॉज दे टेक इट एज देयर डेस्टिनी, वो शिकायत करना बंद कर देते हैं। ग्रम्बल का मतलब होता है शिकायत करना, और विरोध करना उसके लिए वर्ड है प्रोटेस्ट या रिवेलियन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो उसको अपना भाग्य समझते हैं, बिकॉज दे टेक इट एज देयर डेस्टिनी। बट चिल्ड्रन आर फार मोर सेंसिटिव देन एल्डर्स, लेकिन बच्चे जो होते हैं ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं। दे एक्यूटली फील वॉट एवर दे थिंक इज रॉन्ग, जो उनको गलत लगता है वो उसको गलत समझते हैं, और जो उनको अन्याय लगता है और अनजस्ट, दे मे बी फिजिकली वीक टू फाइट अगेंस्ट इट, हो सकता है जो बच्चे हैं वो इससे लड़ने के लिए शारीरिक तौर पर कमजोर हों, बट दे रिवेल अगेंस्ट इट, लेकिन वो फिर भी इसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं, इसका विद्रोह करते हैं। व्हेन टाइम कम्स, जब समय आता है। जितकालासा रिवेल्स अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू हर, तो जितकालासा ने विरोध किया था जब उसके बाल काटे गए थे। शी रेजिस्ट द कटिंग ऑफ हर हेयर, द सेम थिंग हैपन्स विद बामा, और बामा के साथ भी यही बात होती है। द एपिसोड ऑफ एल्डर कैरिंग ए वडाई पैकेट मेड हर सैड एंड एंग्री, जब बामा को पता लगता है कि उसके समुदाय का एक बड़ा व्यक्ति किस तरह से बड़ाई के पैकेट को रस्सी के साथ बांधकर जिम्मेदार के लिए लेके जा रहा है, तो वो बहुत ही गुस्से होती है। तो ये था सेकंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस लेसन का। तो एक लड़की ने कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट किया था कि सर क्या लेसन के सारे क्वेश्चन याद करने होते हैं? तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इस लेसन की मैं बात करूं तो इसमें आपने सारे क्वेश्चन याद नहीं करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन थे तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसका करेक्टर स्केच पढ़ना है बामा का। तो बामा का करेक्टर स्केच आप पढ़ लीजिए, उसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसी तरह आप जितकालासा का करेक्टर स्केच पढ़ लीजिए, जितकालासा पार्ट के सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस लेसन में आप दोनों के करेक्टर स्केच याद कर लीजिए, बामा का भी और जितकालासा का भी, तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर इस लेसन के कवर हो जाएंगे। सो दिस वाज द एंड of this lesson. I hope you will like this video. So keep watching and sharing my videos. Thank you.